नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। टोटल 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, चारों द हिंदू के हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बजट एलोकेशन इस बार। दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एशिया के अंदर ज़्यादा ट्रेड होना चाहिए ऐसा राइटर वकालत करते हैं। तीसरा आर्टिकल लद्दाख से संबंधित और चौथा जुडिशियल मेजोरिटेरियनिज्म से संबंधित। जैसे जो जुडिशियल वर्डिक्ट दिए जाते हैं ना, 4-1 से 3-2 से कोई फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की जज का, बेंच का, उससे संबंधित यह आर्टिकल है। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो बजट एलोकेशन है वो कितना है, सही गलत क्या है। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जैसा देखो हमने कल डिस्कस किया था, इस साल का जो बजट है ना वो अगले साल के इलेक्शन ईयर से पहले लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बजट था। तो ऐसा लग रहा था कि सरकार एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के लिए जो खर्चा है, फंड्स हैं, ज़्यादा एलोकेट करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एलोकेशन हुआ है इस बार 16,361। पिछले साल की अपेक्षाकृत 15% ज़्यादा है, 15% ज़्यादा है। लेकिन राइटर कहते हैं 2021-22 से लेकर 2022-23 के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो एलोकेशन था वो 3.9% कम था। तो इफेक्टिवली हुआ क्या, पहले आपने 100 से फंड घटा के 96 कर दिया, फिर 96 से 15% इंक्रीज कर दिया। तो इफेक्टिवली ये फिर 15% इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि पिछले साल आपने कम कर दिया था। और जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इतना एलोकेट किया है, उसमें भी देखो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए फंड एलोकेट किया है 7,931, मतलब पिछले साल से 32% ज़्यादा। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए फंड एलोकेशन हुआ है 2,683, नॉमिनल 3.9% ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए 5,746, यानी 1.9% ज़्यादा पिछले साल के कंपैरिजन में। कुछ मिशंस के लिए ज़्यादा एलोकेट किया है सरकार ने, जैसे डीप ओशन मिशन है। डीप ओशन मिशन मतलब जैसे देखो ये समुद्र है, 200 मीटर नीचे आप जाओगे ना तो लाइट आना बिल्कुल बंद हो जाएगी, जितना ज़्यादा आप गहराई में जाओगे। तो उस रीजन को कहते हैं ओशन का डीप ओशन। वहाँ पे ना रिसोर्सेज काफ़ी मिलते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि वहाँ पे रिसोर्सेज को आसानी से एक्सप्लोर किया जा सके। रिसर्च भी वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया अच्छे से की जा सकती है। तो सरकार कहती है कि हम डीप ओशन मिशन पे ज़्यादा खर्च करेंगे ताकि रिसोर्सेज के बारे में पता लगाया जा सके, कल को उन्हें यूटिलाइज करना हो तो यूटिलाइज किया जा सके। इसके अलावा सुनामी, क्लाइमेट चेंज, इन चीज़ों से संबंधित भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी अगर डीप ओशन मिशन पर सरकार ज़्यादा खर्च करती है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पे सरकार ज़्यादा खर्च करेगी, ये भी राइटर ने बोला है, मतलब राइटर ने नहीं, बजट में प्रोविजन किया गया है। और कुछ नए मिशन चलाए जाएंगे, जैसे देखो डेडिकेटेड सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना स्कोप है आप जानते हो, इतने सारे हम आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से कॉमर्शलाइज किया जा सकता है, तो इसमें डेडिकेटेड सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट, लेबोरेटरी मेड डायमंड्स। एक तो देखो होते हैं नेचुरल डायमंड्स, एक लेबोरेटरी मेड डायमंड्स। कार्बन सीड्स को जो माइक्रो ओवन होता है ना, उसमें सुपर हीट किया जाता है ना, तो पार्टिकल्स डायमंड की फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो ऐसे जो डायमंड्स है ना, जब बनेंगे हमारे देश में ज़्यादा, तो जो ज़्यादा जॉब्स जनरेट होंगी, ज़्यादा इनका एक्सपोर्ट होगा, देश को फायदा होगा। तो इसीलिए 5 बड़े IITs में से एक को ये काम दिया जाएगा, लेबोरेटरी मेड डायमंड्स में रिसर्च करना। नेक्स्ट, सेंटर फॉर रिसर्च इन सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? देखो, जो अगर किसी पर्सन में जो रेड ब्लड सेल्स है ना, RBC, इनमें से कुछ RBC की, कुछ रेड ब्लड सेल्स की शेप खराब हो जाए, अभी शेप मान लीजिए गोल है, चांद के आकार में शेप होना स्टार्ट हो जाए, तो वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं। अब वो सेल्स, ऐसे बहुत सारे RBC डैमेज हो गए, जो हेल्दी RBC हैं उनकी संख्या कम हो गई, तो खून का जो फ्लो है वो प्रभावित होता है, ब्लॉकेड हो जाता है, हाथ सूजने लगते हैं, हाथ पैर सूजने लगते हैं, बहुत थका थका सा महसूस होता है, टायरिंग महसूस होता है। ये सब होता है सिकल सेल एनीमिया में। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? खून चेंज करवाओ, ट्रांसफ्यूजन करवाओ, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, ऐसे ऐसे मतलब सॉल्यूशन है। तो इस सिकल सेल एनीमिया से संबंधित ज़्यादा रिसर्च की जाए तो ज़्यादा बेहतर ढंग से पीड़ित लोगों का इलाज किया जा सकता है। तो सरकार कहती है, सरकार ने प्रोविजन किया कि हम अलग से सिकल सेल एनीमिया के लिए सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे ताकि ज़्यादा अच्छे से रिसर्च हो उसके।
इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो बेसिक रिसर्च के लिए सरकार ने ज़्यादा एलोकेट नहीं किया है। और देखो जितने बढ़िया डेवलप कंट्रीज हैं ना, साउथ कोरिया जैसे देश हैं, वो अपनी जीडीपी का 2% R&D पर खर्च करती है, लेकिन सरकार सिर्फ अभी भी 0.7% ऑफ जीडीपी जो है वो R&D पर खर्च कर रही है, बहुत कम है। और देखो हमारे देश में ना, बल्कि जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है ना, उनकी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, सरकार एक लेवल से ज़्यादा उनको एलोकेट भी कर देना, वो फंड्स एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे, ये भी बड़ी दिक्कत है, समझ गए। अब बहुत सारी लेबोरेटरीज ऐसी हैं जहां पे ना इक्विपमेंट्स बहुत पुराने हैं, और बहुत सारे सेकुलर्स ऐसे हैं जिनको कायदे से जो रिसर्च संबंधित फंड्स हैं वो मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहे हैं, वो सालों से इंतजार कर रहे हैं या फिर कई समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फंड्स उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं। और लास्ट दिक्कत देखो ये है, अभी भी ज़्यादातर जो रिसर्च है ना वो किसके द्वारा फंडेड है, वो सरकार के द्वारा फंडेड है। अब यूएसए जैसे देश है ना, वहां पे प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट ग्रुप्स बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं R&D पर, बट हमारे देश में जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स है ना, वो उतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते R&D पर। तो उन्हें या तो इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, या फिर उनको खुद से देखो आगे आना चाहिए कि सिर्फ सरकार द्वारा फंडेड रिसर्च का फायदा मत उठाइए, खुद भी R&D पर खर्च कीजिए, तभी देश आगे बढ़ सकता है। तो ये पूरा R&D से संबंधित आर्टिकल था कि सरकार ने कितना खर्च किया, कितना खर्च करना चाहिए था। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है, इसमें राइटर कहते हैं एशिया के देशों के बीच में आपस में ज्यादा ट्रेड होना चाहिए। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो हाल ही में 31 जनवरी 2023 को IMF की एक रिपोर्ट रिलीज होती है, जिस रिपोर्ट में कहा जाता है कि ग्लोबल जो ट्रेड है ना 2022 में था 5.4%, 2023 आते आते ये घट के हो जाएगा 2.4%। फैक्टर्स काफ़ी हैं जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे एक तो है रशिया यूक्रेन वार, अभी सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच है, लेकिन आपको भी पता है कितने सारे ऐसे देश हैं जो यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं। रशिया इस युद्ध को एक्सपेंड कर सकता है, खतरा है, मतलब वार और ज़्यादा एस्केलेट हो जाए। नेक्स्ट कोविड-19 की महामारी है, ज़्यादातर देशों में थम चुकी है, लेकिन चाइना में अभी भी केसेस सामने आ रही हैं। इस वजह से भी जो ग्लोबल ट्रेड है इस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। IMF की बुक में हाल ही में एक पेपर पब्लिश हुआ था, साउथ एशिया पाथ टू रिजिलियंट ग्रोथ। इसमें यह कहा गया कि साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में ना ट्रेड का बहुत ज़्यादा स्कोप है। ईस्ट एशिया में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे आपको पता है जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इवन आसियान के देश भी आते हैं ईस्ट एशिया में। तो मतलब ये जो देश है ना, इन देशों के बीच में और साउथ एशिया के बीच में अगर ट्रेड ज़्यादा होता है ना, तो एशिया के देशों में बीच में आपस में ट्रेड कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको पता है इंडिया के आस पड़ोस के देश है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनके बीच में आपस में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है। मतलब लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन्स में से एक है साउथ एशिया, लेकिन ये जो ईस्ट एशिया है ना, यहां पे बहुत ट्रेड होता है आपस में। तो अगर साउथ एशिया और ईस्ट एशिया का आपस में ट्रेड ज्यादा होने लगे ना, पूरे एशिया को इससे फायदा हो, एशिया के अंदर में ट्रेड बढ़ जाएगा, समझ गए। अब इसके लिए ना कुछ सजेशंस देते हैं राइटर। सबसे पहला सजेशन ये है, रीजनल ट्रेड इंटीग्रेशन अगर हमें इंश्योर करना है ना, तो जो बैरियर्स हैं, चाहे वो इंपोर्ट टैरिफ हो या फिर नॉन टैक्स टैरिफ हो, नॉन टैरिफ हो। इंपोर्ट टैरिफ तो जैसे सीधा सीधा है, नेपाल इंडिया से कोई चीज़ इंपोर्ट करता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, ये है इंपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट बैरियर्स। नॉन टैरिफ जैसे कि देखो कोटा लग जाता है काफ़ी बार कि नेपाल इंडिया से सिर्फ 100 क्विंटल चीनी इंपोर्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, तो ये भी बैरियर हैं। ये दोनों तरह के जो बैरियर्स हैं ना कम होने चाहिए। 2008 के बाद में ये बैरियर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं साउथ एशिया में, तो ये कम होने चाहिए। दूसरा सजेशन राइटर ये देते हैं, साउथ एशिया के देशों में ना सेज संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इंप्रूव होना चाहिए। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो परफॉर्मेंस है ना वो इंप्रूव होनी चाहिए। साउथ एशिया में ऑलमोस्ट 600 के आसपास सेज हैं, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जैसे कोची, ग्वादार और मिरसराय बांग्लादेश में है, हम्बनतोता श्रीलंका में है। अब ना सभी के सभी 600 सेज को एक पैरामीटर पे तो आप नहीं मेजर कर सकते, मतलब कईयों की परफॉर्मेंस अच्छी है, कईयों की परफॉर्मेंस खराब है, कईयों की कुछ मामलों में अच्छी है, कईयों की कुछ मामलों में खराब है। तो मतलब एक्सपोर्ट और जॉब जनरेशन के टर्म्स में इनको अगर आपको एसेस करना है ना, तो सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग है। लेकिन देखो फिर भी सेज की परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा सकती है।
कुछ स्टेप्स ये लिए जा सकते हैं, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए, इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो, फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा ना हो, ये सब चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में आती हैं। इसके अलावा रेगुलेशन प्रैक्टिसेस अच्छी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी, 5G ब्रॉडबैंड, सेलुलर टेक्नोलॉजी, ये सब अच्छा होना चाहिए। और सबसे लास्ट में वर्कर्स की स्किल्स सूटेबल हो ताकि वो उन कंपनीज में जाके काम कर सकें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हैं। तो ये चीज़ें, ये स्टेप्स लेना जरूरी है अगर हमें सेल्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है तो। इसके बाद चौथा सजेशन राइटर क्या देते हैं, पहले तो तीसरा देख लेते हैं, चौथा बाद में। चौथा राइटर ये सजेस्ट करते हैं जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना, पहले दूसरे देशों के साथ में, जैसे ईस्ट एशिया में जो देश आते हैं उनके साथ में साउथ एशियन कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट परस्यू करें और इवेंचुअली पूरे रीजन को मिला के RCEP होना चाहिए। अभी RCEP में बहुत सारे देश आते हैं, 10 आसियान कंट्रीज हैं, उसके अलावा चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, काफ़ी सारे देश हैं। तो होना यह चाहिए कि साउथ एशियन कंट्रीज भी RCEP में आएं, लेकिन पहले साउथ एशियन कंट्रीज को ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे जापान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, श्रीलंका सिंगापुर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पाकिस्तान इंडोनेशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट्स अभी हाल ही में हुए हैं। ईस्ट एशिया में तो बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन साउथ एशियन कंट्रीज को भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने चाहिए ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में। और फाइनली RCEP में ना सिर्फ इंडिया आ जाए बल्कि बाकी देश भी आ जाए। RCEP में अभी फिलहाल 15 देश हैं। इंडिया ने एन मौके पर RCEP को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। इंडिया के लिए विंडो अभी भी ओपन है। इंडिया अगर RCEP में आएगा तो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम आइसोलेट ना हो जाएं, तो उनका भी आने का मन करेगा, ऐसा राइटर सजेस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अब देखो अगर मान लो सार्क ठंडे बस्ते में है तो बिम्स्टेक एक ब्रिजिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा फोकस दिया जा सकता है इंडिया के द्वारा। ये एक प्रकार से काम करेगी कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया या फिर यूं कहें ओवरऑल ईस्ट एशिया के बीच में ट्रेड को और ज्यादा इनहेंस किया जाए। लेकिन देखो इसके लिए बिम्स्टेक को भी प्रमोट करना जरूरी है। बिम्स्टेक के सेक्रेटरीट को फंडिंग दी जाए, पैसे दिए जाएं। और इसके अलावा बिम्स्टेक में भी अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन है। ट्रेड कैपेसिटी स्मॉलर इकोनॉमीज में कम है, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश में तो अच्छी खासी है ट्रेड कैपेसिटी। तो मतलब छोटे छोटे जो देश हैं वहां पे ट्रेड कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए और बिम्स्टेक में दूसरे देशों को भी धीरे धीरे डायलॉग पार्टनर का स्टेटस दिया जाए, ऐसा राइटर सजेस्ट करते हैं। लास्ट में राइटर कंक्लूजन निकालते हुए बोलते हैं कि देखो ग्लोबल ट्रेड स्लो कर रहा है, इसका मतलब एशिया के अंदर ट्रेड होने का बहुत ज्यादा स्कोप है और ऐसा ही होना चाहिए। बट इसके लिए ना पॉलिटिकल विल चाहिए। विभिन्न जो देश आते हैं एशिया के अंदर, उनके अंदर विल पावर होना, तो एशिया के अंदर ट्रेड को इंक्रीज किया जा सकता है और इससे एशिया के जो लोग हैं उनकी जो लाइव्स हैं वो इंप्रूव होगी। और इंडिया लीडरशिप रोल यहां पे प्ले कर सकता है क्योंकि इंडिया साउथ एशिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिया के पास चेंजेस को इनिशिएट करवाने के लिए। मतलब साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में ट्रेड को और ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रमोट करवाने के लिए, दोनों रीजन्स को ट्रेड के मामले में इंटीग्रेट करवाने के लिए इंडिया के पास एक अच्छा मौका है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद एक नेक्स्ट आर्टिकल है छोटा सा, इज जुडिशियल मेजोरिटेरियनिज्म जस्टिफाइड। जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। टेक्स्ट कंटेक्स्ट का ये आर्टिकल है, द हिंदू में टेक्स्ट कंटेक्स्ट आता है ना। जुडिशियल मेजोरिटेरियनिज्म का क्या मतलब है? देखो जैसे जो जुडिशरी की जजमेंट्स आती हैं आपने देखी होंगी, 4-3 से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जजमेंट दिया, 2-1 से ये जजमेंट दिया, मतलब 3 जजेस की बेंच है तो 2 ने एक मत दिया, फॉर एग्जांपल बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, संविधान में ये प्रोविजन जायज है क्या नहीं है। लेकिन तीसरा जो जज था उसने अपनी डिसेंट जाहिर कर दी। जैसे डिमोनेटाइजेशन का केस 5 जजेस की एक बेंच सुन रही थी, 4 जज ने बोला कि आरबीआई ने सरकार के कहने पे जो डिमोनेटाइजेशन इंप्लीमेंट किया वो सही था, एक जज ने अपनी डिसेंट प्रकट की। तो क्या जिसके जितने ज्यादा वोट हों उसी बेस पे फैसला लेना चाहिए या फिर सर्वसहमति से लेना चाहिए? कई ऑर्गेनाइजेशंस में होता है ना, जैसे नाटो में सभी मेंबर अगर राजी होंगे तभी किसी अन्य देश को नाटो में शामिल किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं।
इवन और भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे सार्क में सारे देश राजी होंगे तभी एग्रीमेंट पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसा ही क्या होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में भी, कोई बेंच बैठे तो सारे के सारे जज अगर एक फैसले पर सहमत हो तभी वो फैसला दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। क्या इस राह पर चलें? देखो, हालांकि इसमें ना काफी रुकावटें भी हैं। अगर मान लीजिए ऐसे चलने लगी, मतलब ऐसे सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देने लगी कि बेंच के सभी जज राजी होंगे तभी वर्डिक्ट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा, फिर आगे क्या अल्टरनेटिव क्या है? मान लीजिए 5 जजेस की बेंच बैठी, एक जज ने अपनी नाराजगी प्रकट कर दी, फिर क्या होगा उसके बाद? फिर फैसला क्या दिया जाएगा? कोई और सॉल्यूशन तो नहीं है ना। डेमोक्रेसी में, जैसे डेमोक्रेसी में भी यही होता है कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले वो कैंडिडेट जीत गया, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन भी तो नहीं है ना। लेकिन ना एक सॉल्यूशन राइटर ये कहते हैं, ये हो सकता है कि ना अलग अलग वोट दिए जाएं, मतलब जो सीनियर जज है उसकी फैसले की जो वेटेज है वो ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम जो सीनियर जज है उसकी फैसले की वेटेज थोड़ी कम होनी चाहिए, ऐसा कुछ। फॉर एग्जाम्पल, सीनियर जो जज है उसका जो वर्डिक्ट दे उसको 100 पॉइंट्स मिले, फिर उससे जो जूनियर जज है उसको मिले 96 पॉइंट, ऐसे ऐसे करते वेटेज दी जाए हर एक सीनियर जज को। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, लेकिन देखो ये सॉल्यूशन भी ज्यादा कारगर नहीं है। तो और क्या किया जा सकता है इसके अलावा? देखो, रोनाल्ड डोरकिन तो एक और ओपिनियन देते हैं, जूनियर जजेस को भी ज्यादा वेटेज कई केसेस में दी जा सकती है, क्योंकि जो जूनियर जजेस है ना वो पॉपुलर ओपिनियन को ज्यादा बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जो जूनियर जज होते हैं वो थोड़े कम रिजिड होते हैं, नए शामिल होते हैं कोर्ट में, तो वो पॉपुलर ओपिनियन मतलब जनता की ओपिनियन को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं, ज़्यादा बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई केसेस में उनको भी ज़्यादा वेटेज दी जा सकती है। लेकिन देखो, ये कोई बेटर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। वैसे एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आना चाहिए, जब देखो सुप्रीम कोर्ट के सारे जज निश्चित रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 जज एक तरफ उनका इंक्लिनेशन है जजमेंट देते वक्त और एक जज का या फिर 2 जज का दूसरी तरफ उनका इंक्लिनेशन है? ये कैसा पॉसिबल है? देखो, आर्टिकल में कहा जाता है कि मेथोडोलॉजी में गलती हो सकती है। हो सकता है 4 जजेस ने अपने कंक्लूजन तक पहुंचते वक्त अलग मेथोडोलॉजी अपनाई हो, उसमें कोई गलती रह गई हो, और बाकी एक जज ने जो मेथोडोलॉजी अपनाई वो सही अपनाई, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कई बार तो देखो ऐसा भी हुआ, जैसे एडीएम जबलपुर का केस था, जिसे इंडियन जुडिशरी के नाम पर काला धब्बा कहा जाता है, क्लंक है एक प्रकार से। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 का केस है, उसमें इमरजेंसी लगी हुई थी, तो इवन राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच। लेकिन एक जज थे HR खन्ना, उन्होंने डिसेंट व्यक्त की थी, उन्होंने कहा था कि राइट टू लाइफ से वंचित नहीं किया जा सकता जनता को, इवन इमरजेंसी लगी हो तो भी। तो एक जज ने जो डिसेंट व्यक्त किया था वो बिल्कुल सही था, और 4 जजेस ने जो फैसला दिया था वो गलत था। तो कई बार जो माइनॉरिटी डिसेंशन होता है ना वो भी सही होता है। तो क्या ये जस्टिफाइड है कि सिर्फ मेजोरिटी से जो फैसला लिया जाए वही सही हो? और कई बार देखो ये भी देखा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में ना आमतौर पे ना सर्वसहमति होती है। मतलब ऐसा पता क्यों है? शायद जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से डरते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि वो नुकसान पहुंचा देंगे, वो उन्हें अच्छे केसेस नहीं देंगे बाद में अगर हमने उनके खिलाफ जाके अपनी ओपिनियन प्रकट की तो। मतलब जिस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना, उस बेंच में आमतौर पर डिसेंशन नहीं देखने को मिलती है। तो ये भी एक प्रकार से क्वेश्चन रेज करता है कि बाकी बेंचेस में डिसेंशन जब आ सकती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जजेस अपनी डिफरेंट ओपिनियन क्यों नहीं प्रकट करते? तो ये पूरा आर्टिकल है, एथिक्स में भी आप ये एस्पेक्ट यूज कर सकते हो, इस जुडिशियल मेजोरिटेनिज्म जस्टिफाइड। अब चलते हैं आगे। इसके बाद देखो लास्ट जो आर्टिकल है लद्दाख से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे न्यूज़पेपर्स में भी इस इशू को कवर किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे ना सोनम वांगचुक जो 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू का किरदार है ना, वो इन्हीं से प्रभावित है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की थी, काफ़ी सारी अच्छी इन्वेंशंस की हैं, जैसे पानी को प्रिजर्व करने के लिए स्तूपा का कंसेप्ट, आइस स्तूपा का कंसेप्ट ये लेकर आए थे, और भी ऐसा टेंट इन्होंने डेवलप किया जो सोलर एनर्जी से गर्म रहता है, ताकि हमारे जो जवान वहाँ पे तैनात हैं वो आसानी से अपनी जॉब वहाँ पे परफॉर्म कर सकें। ऐसी अनेकों तरह की इन्वेंशंस ये लेके आए हैं,
और लद्दाख में वो बच्चे जो पिछड़ जाते हैं उनके लिए बढ़िया से स्कूल इन्होंने इस्टेब्लिश किया, जैसा कि 3 इडियट्स मूवी में दिखाया गया था। ये अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फास्ट पर हैं, ये कहते हैं कि लद्दाख को ना 6 शेड्यूल में जान देना चाहिए। 6 शेड्यूल में कोई भी रीजन देखो तब डाला जा सकता है जब वहां पे लोकल पॉपुलेशन की संख्या 50% या फिर उससे ज्यादा हो। ये कहते हैं यहां पर तो 95% ट्राइबल्स हैं, तो डाल देना चाहिए लद्दाख को, क्योंकि यहां पे ना क्लाइमेट चेंज का बुरा असर हो रहा है, लोकल आइडेंटिटी यहाँ पे नष्ट हो रही है, क्योंकि बहुत सारा टूरिज्म बढ़ गया है, इकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इस वजह से 6 शेड्यूल में अगर डाला जाता है लद्दाख को तो ऑटोनमी मिलेगी, अपने हिसाब से लद्दाख रीजन गवर्न कर सकेगा। बल्कि ये भी कह रहे हैं कि देखो अभी जो सिचुएशन है ना, जो एलजी का वहाँ पे शासन है, तो एलजी हमारी सुनता नहीं है किसी की भी, लोकल प्रशासन हावी है लेकिन वो किसी की सुनता नहीं है, दबाने का प्रयास करता है। इससे अच्छा तो सिचुएशन पहले ही थी जब जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में नहीं डिवाइड किया गया था। तो इनकी ये भी मांग है कि देखो लद्दाख रीजन जो है आज़ादी के बाद से ही ये मांग कर रहा है कि उन्हें 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए, लेकिन अभी तो बिल्कुल सही समय था 6 शेड्यूल में डालने का, लेकिन अभी तक 6 शेड्यूल में नहीं डाला गया है। इसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, समझ गए? तो ये पूरा इशू ब्रीफ में हमने समझा और डिटेल से इस पे आर्टिकल आएगा लद्दाख रीजन पे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे पॉलिटिक्स रिलेटेड पॉइंट्स तो हैं, जैसे कि 2 लोकसभा सीट्स बनाने की मांग भी चल रही है, एक लेह के लिए अलग और कारगिल के लिए अलग। कारगिल में मतलब जो लोग रहते हैं ना, वो बल्कि ये चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट होना चाहिए लद्दाख और अलग नहीं होना चाहिए था। तो लद्दाख रीजन में भी आपस में लोग अलग अलग रीजन से, कारगिल के लोग अलग कुछ चाहते हैं, लद्दाख के लोग अलग कुछ चाहते हैं। और खतरा देखो चाइना से भी है, चाइना वहां पे काफी बार इनकर्जन्स कर चुका है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने ब्रीफ में डिस्कस किया लद्दाख से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।